भारत के स्कूलों में माँ बाप जब अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं तो वो स्कूल कर्मचारियों पर भरोसा करते हैं, मानते हैं कि स्कूल परिसर में उनके बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन हरियाणा का एक स्कूल बेटियों के शोषण का अड्डा बन गया और प्रशासन को भनक तक नहीं लग सकी। आरोप है कि स्कूल में 6 साल से एक आरोपी प्रिंसिपल स्कूल स्टाफ की मदद से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं से अश्लील हरकतें करता रहा। जब बेटियों ने इसकी शिकायत की तो स्कूल के स्टाफ ने परवाह नहीं की। फिर 31 अगस्त को स्कूली बच्चियों ने राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रधानमंत्री, देश के मुख्य न्यायाधीश और यहाँ तक कि राष्ट्रपति मुर्मू तक को चिट्ठी लिखी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। ये भी आरोप है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मामले में जानबूझकर तुरंत कार्रवाई नहीं की, ढिलाई बरती। और अब जो एक ताज़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि इसी स्कूल में पढ़ने वाली 2 और लड़कियों की पिछले महीनों में संदिग्ध मौत हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कुछ सवाल है जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक में दर्शकों के सामने ज़रूर रखे जाएं, और ये सवाल जो है जो जिम्मेदार, जिनकी जवाबदेही होती है अधिकारियों की, उनसे भी ज़रूर पूछे जाने चाहिए। सवाल क्या है आज के हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं कि जींद का जो सरकारी स्कूल है ये कैसे बच्चियों के शोषण का, जो छात्राएं हैं, लगभग 1200 की तादाद में छात्राएं वहां पर पढ़ने जाती हैं, उनके शोषण का अड्डा कैसे बन गया। स्थानीय प्रशासन ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की जब पहले स्टाफ से इसकी शिकायत लड़कियों ने की थी। 60 से ज्यादा बेटियों की शिकायत के बावजूद मामले को गंभीर सुरक्षा चूक क्यों नहीं मान रही है सरकार, हरियाणा की सरकार, और क्यों न इसे एक गंभीर चूक समझते हुए एक व्यापक, एक विस्तृत जांच के रूप में देखा जाए। प्रिंसिपल पर पूर्व की नियुक्तियों के दौरान भी ऐसे संगीन आरोप लग चुके हैं, फिर बिना ही जांच के नई नियुक्ति कैसे दे दी गई ऐसे आरोपी प्रिंसिपल को, यह भी एक बड़ा सवाल है। ये सब टटोले जाने की, सबकी जांच की बहुत ज़्यादा गंभीर दरकार है। लेकिन ये जांच कैसे हो रही है कि बार बार कुछ खुलासे भी सामने आ रहे हैं। एक खुलासा ये भी हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं सिक्किम नैन, जब उन्होंने वहां पर बच्चियों से बातचीत की तो ये पता चला है कि 2 और लड़कियों की संदिग्ध मौत पिछले महीनों में हुई है। हालांकि ये मौत कैसे हुई है इसकी जांच भी ज़रूर की जानी चाहिए। एक लड़की ने इस मामले में 30 सितंबर को आत्महत्या कर ली है और इसके बावजूद जो गिरफ्तारी है उस पर ढिलाई बरती गई स्थानीय पुलिस की तरफ से। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्ट्रेट टॉक में स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका। नमस्कार जी। और प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ लीगल मामलों की विशेषज्ञ हैं, कानूनी मामलों की विशेषज्ञ रूपा सोनी जी। रूपा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत में बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान आपसे ही करना चाहूँगी। ये मामला जो सामने आया है और 60 से ज़्यादा बच्चियों ने अगर शिकायत की है, और सीधे सीधे शिकायत ये है कि ना सिर्फ शारीरिक यातनाएं बल्कि मानसिक यातनाएं भी उन्हें दी गई। उन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कार्रवाई के लिए स्टाफ से भी अपील की, और इसके बावजूद जो स्थानीय पुलिस है उस पर ढिलाई का आरोप लग रहा है। अब 2 और लड़कियों की मौत जिसे संदिग्ध बताया जा रहा है, बीजेपी सरकार इसे किस तरह से, जांच की जो जिम्मेदारी है आपकी सरकार की, वो किस तरह से ले रही है? प्रोफेसर वीरेंद्र। मेरा ऑडियो आपको मिल रहा है? जी सर, जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जांच को किसी भी स्तर पर ढिलाई से लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की, वो ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है कि इस मामले में जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून के रास्ते से मिले। और मामला सतह पर आने के बाद इसकी पड़ताल जैसे ही शुरू हुई, जैसे ही शिकायतकर्ता उन्होंने अपनी बात कही, एक पहले डीओ की एक कमेटी थी उसके सामने, उसके बाद उनमें से कुछ छात्राएं वो 164 का बयान देने के लिए सामने आई, 8 है जिनकी संख्या। उसके तुरंत बाद कानून सम्मत जो कार्रवाई बनती है वो पुलिस ने की। आरोपी जैसे ही जांच की प्रक्रिया शुरू हुई वो फरार हो गया। आरोपी को
गिरफ्तार किया गया, उसमें कतई कोई ढिलाई, कोई देरी नहीं की गई। आरोपी सलाखों के पीछे गया, उसका रिमांड लिया गया, उससे पूछताछ के बाद आज ये मामला जहां खड़ा है नेहा जी, पुलिस के पास पर्याप्त इतने इतने पर्याप्त प्रमाण उस शैतान का में अगर उस व्यक्ति को, तो कुछ गलत नहीं होगा। हालांकि सजा कानून ने देनी है, दोषी अदालत ने करार देना है, लेकिन जो चीजें सामने हैं वो किसी शैतानी मानसिकता की परिचायक हैं। तो उस आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का ये कहना है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का, कि हमारे पास पर्याप्त प्रमाण आ गए हैं जिसके आधार पर उसे कठोरतम दंड दिया जाना हम सुनिश्चित करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो घटनाक्रम है उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मेरे पास ये ऑथेंटिक जानकारी है कि जींद जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में इस घटना के सतह पर आने से कई महीने पहले पुलिस महानिदेशक के सुझाव के अनुरूप, बल्कि पुलिस महानिदेशक ने बेटियों की सुरक्षा के लिए जो उपाय करने के लिए कहा, उससे एक कदम आगे बढ़कर इस जिले के हर विद्यालय में और महाविद्यालय में शिकायत पेटी बेटियों के लिए रखी गई है। ऐसी शिकायत पेटी जिसकी चाबी डीवाईएसपी, पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी के पास ही रहती है, कोई और उसको खोल नहीं सकता। सच्चाई ये है कि ये व्यक्ति अगर बेटियों का शोषण कर रहा था तो उसके विरुद्ध उनमें से उस शिकायत पेटी में कोई शिकायत नहीं आई। एक बेनाम शिकायत, अज्ञात शिकायत जिसको कह सकते हैं, जिसमें शिकायतकर्ता का कोई नाम नहीं था, वो जब आई पुलिस के पास महिला आयोग के माध्यम से भी उसकी एक प्रति पहुंची। अन्य स्थानों पर भी वो, मुझे लगता है जब वो शिकायत गई है तो उसकी कॉपी सब जगह जाती ही हैं। वो जब पुलिस के पास आई तो पहला काम ये होता है कि एनोनिमस शिकायत के आधार पर किसी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती, और जल्दबाजी में अगर आप कर भी लें तो कार्रवाई पुख्ता होने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो तुरंत डीओ के माध्यम से एक कमेटी बनाई गई, उस विद्यालय की 50 से अधिक बच्चियों से बात की गई, जिला प्रोटेक्शन अधिकारी में शामिल, उनको, बेटियों को, बच्चियों को काउंसिल भी किया गया ताकि वो अपनी बात कहने के लिए आगे आ सकें। तो जब इन बच्चियों से बात की गई तो इनमें से किसी ने भी उस तरह के शोषण की बात उस काउंसलिंग के दौरान नहीं कही। केवल माने जिसे कह सकते हैं बहुत गंभीर किस्म का, या यूं कहिए कि इस में अपराध जो बनता है एक्सट्रीम रेप है जी, तो बलात्कार जैसी कोई बात कही नहीं। वहां पर आया बैड टच का मामला, कई बच्चियों ने कहा जी, और उस बैड टच की शिकायत को जब आगे बढ़ाया और उसको फर्दर बारीकी से जांच की गई तो 8 बच्चियां वो अदालत, मतलब 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए तैयार हुई। उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई बढ़ी है। आज की तारीख में नेहा जी, एक आईपीएस अधिकारी के अगुवाई में, जो महिला आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी अगुवाई में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले के सब पक्षों की जांच कर रही है। कहीं कोई, जो बात अब तक आई है वो बैड टच वाली है, जिसने भी कहा, जिसने भी सामने आकर जिस भी बच्ची ने अपनी बात कही, वो बैड टच वाली बात कही है। हमको ये लगता है कि मामला इससे ज्यादा संगीन हो सकता है, और उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब लोग खुल के सामने नहीं आते हैं साधारणतया। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगर उससे आगे भी कोई बात हुई है तो उसको सामने लाया जाए, सतह पर लाया जाए। जो बेटियां हैं कि काउंसलिंग के साथ साथ उनको सामने आने के लिए शिकायत के साथ हम उनको लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत संवेदनशील मामला है, शिकायतकर्ता लड़कियां हैं, लड़कियों का मामला है, उनके नाम उजागर नहीं किए जा सकते। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक प्रश्न तो ये वीरेंद्र जी बना हुआ है कि जब मेरे ख्याल से अगस्त में ये चिट्ठी आ जाती है, उसके बाद नवंबर के पहले हफ्ते में गिरफ्तारी हो रही है, तो इतना वक्त क्या जो है कानूनी एक्शन में लगता है? ये सवाल जो है बना। कभी मैं समझूंगी सर। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इस मामले में जो भी पक्ष रखा है,
और तथ्य रखे वीरेंद्र चौहान ने, उसके बारे में आपका क्या आकलन है? सरकार की जो कार्रवाई हुई है उस पर विपक्ष तो सवाल खड़े ही कर रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि जो किसान संगठन है, जो स्थानीय पंचायतें हैं, वो भी इस मामले पर जो कार्रवाई है उसे लेकर संतुष्ट नहीं नजर आते हैं। विद्रोही जी। नेहा जी, आपको, बहन रूपा सोनी एडवोकेट जी को, भाई वीरेंद्र चौहान जी को और जस्ट टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी भाजपा प्रवक्ता के साथ साथ एक बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। मैं उनसे अपेक्षा करता था, एक पत्रकार के नाते और एक प्रबुद्ध नागरिक के नाते, वो सरकार का बचाव करने की बजाय बड़ी ढंग से इस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। मैं प्रोफेसर साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस मामले में देरी नहीं हुई। देरी तो निश्चित हुई है। अगस्त में पत्र वायरल हुआ है, चाहे वो शिकायत पर किसी का नाम न हो, अनजान शिकायत थी, पर प्रोफेसर साहब को और भाजपा सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके ही 10 साल के शासन के दौरान प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां ऐसी अननोन शिकायतें यौन शोषण की अध्यापकों द्वारा, पुलिस के प्राध्यापकों द्वारा, प्रिंसिपल्स द्वारा न हुई हो और न सामने आई हो। और प्रारंभ में सभी शिकायतें अननोन नाम से ही आई हैं और बाद में वो सभी सही साबित हुई है। तो विगत इतिहास को देखकर सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए था। सरकार को समझना चाहिए था कि ये जो अननोन शिकायत भी है बिना नाम की, इसमें जरूर सच्चाई होगी और तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए जी। इस जांच में, गिरफ्तारी में 2 महीने लगाना बहुत ही देर है। वहीं प्रोफेसर साहब का ये कहना कि भाई जांच के पेटी बनी हुई है जींद जिले में, अच्छी बात है, बनी हुई सभी स्कूलों में बनी हुई है। हाँ, सभी स्कूलों में। वो अखबारों में मैंने भी पढ़ा था कि जब नए एसपी आए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसी तथाकथित जांच कमेटियां, जांच पेटियां लगाई गई है। मैं तथाकथित शिकायत पेटियां जी, हाँ, शिकायत कमेटी, सॉरी, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि लड़कियों ने जब पहले कई बार शिकायत कर चुकी है, गांव के लोगों के पास भी शिकायत आ चुकी है, जैसी अखबारों की रिपोर्ट है। तो जब वो बार बार शिकायत कर चुकी थी, स्कूल के अध्यापकों को बता चुकी थी, तो मुझे नहीं लगता अगर उस स्कूल में वास्तव में शिकायत पेटी होती तो वो लड़कियां उसके अंदर शिकायत नहीं करती। जब वो अननोन शिकायत चीफ जस्टिस से लेकर, राष्ट्रपति से लेकर, महिला आयोग से लेकर चीफ मिनिस्टर तक विभिन्न लोगों को भेज सकती है, तो उनको एक शिकायत जो उन्होंने इतने लोगों को भेजी है उस जांच पेटी में या शिकायत पेटी में डालने में भी कोई गुरेज नहीं होता। लगता है शिकायत पेटी कहने को लगी है, और या लगी है तो शायद प्रिंसिपल के कमरे में ही लगी होगी, इसलिए किसी ने नहीं डाली होगी। लेकिन दूसरी बात, जी बात पूरी कर लीजिए। दूसरी बात, उस स्कूल के प्रिंसिपल का जो ऑफिस है वो शीशों का है और सबको दिखता है कि वो बाहर से शीशे ऐसे काले हैं कि जो बाहर से तो अंदर क्या हो रहा है दिखता नहीं, पर अंदर से सब कुछ दिख जाता है। किसी को स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में ऐसे शीशे होना ही अपने आप में शंका करता है। हरियाणा और देश के अंदर कारों के अंदर भी अगर हम ऐसे शीशे लगाते हैं तो उनके चालान हो जाते हैं। तो क्या जो लड़कियों को तो मासूम है, बच्चियां हैं, उनको नहीं मालूम होगा, पर क्या जो इंस्पेक्शन ऑफिसर्स आते होंगे, बीओ, डीओ या दूसरे लोग, उन अध्यापक, जागरूक लोग, उनको नहीं दिख रहा था ये शीशे किस लिए लगाए जा रहे हैं? इन शीशों का लगना ही बदनीति है। दूसरा, लड़कियों ने बार बार बताया है कि भाई वो अध्यापक उनके साथ बैठ टस करता था, एक अध्यापिका संलिप्त थी, और जितने पुलिस के पास प्रमाण आए हैं वो सारे प्रमाण पुलिस ने नहीं जुटाए, लड़कियों ने ही उपलब्ध कराए हैं और फोन पर उपलब्ध थे। तो जब लड़कियां इतने आगे आई हैं, और ये गिरफ्तारी भी तब हुई है, अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं मैं, जब ग्रामीण लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। तो सरकार ना, मैं नहीं कहता कि भाई सरकार से मीन मेरा मंत्री शामिल होंगे या मुख्यमंत्री शामिल होंगे, पर प्रशासन जो भी है, सीरियस एक्शन की बात आप कर रहे हैं कि सीरियस एक्शन जो है मिसिंग है। मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात 1 मिनट सुनिए। जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जिला प्रशासन है, और चाहे शिक्षा विभाग का प्रशासन है, उसने इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं। हमारे जो डीसी साहब हैं जींद के, उन्होंने जिले की
हरेसमेंट कमेटी बनाई डीओ की अध्यक्षता में, और हरेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट भी क्या आई, उस रिपोर्ट को वापस कर दिया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वो लड़कियों के जो बयान थे वो हरेस कमेटी ने फॉरवर्ड कर दिए डीसी के पास, और डीसी ने दोबारा उस रिपोर्ट को वापस भेज दिया कि इस पर निष्कर्ष निकालो। इसका मतलब है कि प्रशासन कितना लापरवाह है। हरेसमेंट कमेटी के जो बनाई गई, वीरेंद्र जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन ठीक है, गंभीर बात है, ठीक है, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं। जी हरेसमेंट कमेटी बनाई, जब उसके सदस्यों को यही नहीं मालूम कि उनको जांच क्या करनी है और क्या रिकमेंडेशन देनी है, तो वो कमेटी भी लीपापोती कर रही थी। तो जिस कमेटी को अपने अधिकारों का पता नहीं, अपने मैंडेट का पता नहीं, और ऐसी कमेटी, हरेसमेंट कमेटी बना दी जाती है जिला स्तर की 5 लोगों की डीओ की अध्यक्षता में, महिला डीओ की अध्यक्षता में, तो आप सहज अनुमान लगा ले कि प्रशासन किस तरह लिपापोती कर रहा है। तो इस मामले में लिपापोती और ये बड़ा गंभीर मामला है, और ये केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं है। हरियाणा में ऐसी घटनाएं हर जिले के अंदर बहुत। बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मैं रूपा जी से जो बात, जो सीरियसनेस और जो लापरवाही, गंभीर लापरवाही की बात विद्रोही जी कर रहे हैं, मैं वीरेंद्र जी से समझूंगी, लेकिन रूपा जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो हम जिस समय की बात कर रहे हैं कि 31 अगस्त से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते में जो प्रिंसिपल है उसको गिरफ्तार किया गया, हमारा जो कानूनी न्याय की जो प्रक्रिया है, क्या इतना ही विलंब लग जाता है कि पहले जांच होगी? जो वीरेंद्र जी ने कहा, आपने भी उसको सुना, क्या इतना ही लंबा वक्त हो जाता है? तब तक बेटियां जो है लगातार जो है डर और सदमे के माहौल में जो है वहाँ पर स्कूलों में जाने पर मजबूर है, बल्कि अभी भी वहाँ पर स्थिति जो है वो बेहतर नहीं हुई। लड़कियों के, छात्राओं के भीतर जो है बहुत ज़्यादा डर देखा जा रहा है। कुछ जो वहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है जिनसे मेरी बात हुई है, इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन कोई खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। रूपा जी, रूपा जी से पहले एक वाक्य बोलने दीजिए मुझे, केवल काम आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल। जो मेरी जींद के पुलिस अधीक्षक से अभी बात हुई है जी, उनका ये कहना है कि अक्टूबर के आखिरी जो 10 दिन हैं, 21-22 तारीख के आसपास शिकायत आई है, और 10 एक दिन के भीतर सारी प्रक्रिया में फिर गिरफ्तारी तक व्यक्ति फरार होता है, वो गिरफ्तार भी हो जाता है। ये जो 1 महीने 2 महीने वाली बात है, ये सुनी सुनाई बात मुझे लगती है। मेरे पास जींद के पुलिस अधीक्षक पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। पुलिस बहुत संजीदगी से काम कर रही है, तो इसको यूं मत कहिए कि कई महीने लग गए उसमें। जी, हमने त्वरित गति से काम किया। जी, ठीक है सरकार का ये दावा। रूपा जी, आप कानूनी, अगर मैं आपसे समझूं कि क्या इतना ही लंबा वक्त लगता है जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं? या नेहा जी, अगर मैं मामले को जड़ से समझना चाहें हम, तो हमको पॉस्को में जाना पड़ेगा। जी, पॉस्को वो एक्ट बनाया है 2012 में सरकार ने बच्चों को और सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए जी, और जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट बना था कि उसके जो भी सेक्शंस अभी भी लगेंगे सब नॉन अवेलेबल हैं। जो विरिष्ठ मेरे साथ में कलीग्स बैठे हैं उन सबको ये मालूम होगा, नॉन अवेलेबल ऑफेंस होता है उसका, अगर किसी पे भी एक लग जाए तो। अगर मैं किसी उस स्कूल में बैठी हूँ, मैं टीचर हूँ या पीएन हूँ या कोई भी हूँ, मुझे थोड़ी सी भनक होती है कि वहां पे क्या हो रहा है और मैं रिपोर्ट नहीं करती हूँ, तो सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 में दैट्स अ ऑफेंस व्हिच आई एम डूइंग इफ आई एम नॉट रिपोर्टिंग, राइट। तो वहां पे जो टीचर्स बैठे हैं, पीएन्स हैं, या स्कूल में बहुत हमें एक सिस्टम होता है, बहुत लोग चाहिए होते हैं, तो इतने सालों से ये सब कुछ हो रहा था, तो मैं मान नहीं सकती कि किसी को पता ही ना हो। और मैं वीरेंद्र जी से ये पूछना चाहूंगी कि अगर पुलिस अधिकारी आपके वहां पे 341 लगा रहे हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, 342 लगा रहे हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 354 उन्होंने लगाई है, तो उनको पॉस्को लगाने में अभी क्या प्रॉब्लम थी वहां पे? वीरेंद्र के पास लेकर जाना चाहूंगी दर्शकों को। जी वीरेंद्र जी, आप बताइए कि एक आरोप तो स्थानीय पुलिस पर है और एक आरोप जो है विद्रोही जी ने भी लगाया है कि कहीं ना कहीं जांच क्या करनी है, इस पर भी ढिलाई दिखाई गई। देखिए, विद्रोही जी क्योंकि प्रतिपक्ष के प्रवक्ता हैं, तो इनको कुछ तो सवाल उठाने ही चाहिए। ये उठा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, ये ऐसे ही करते रहें। परंतु तथ्यों को हमें कायदे से समझना पड़ेगा, और बेटियों का मामला है और संजीदगी के साथ, अधिक सेंसिटिवनेस के साथ, सेंसिबल होकर हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। एक, इस मामले में जिस तरह की देरी आपने एलेज की, उस तरह की देरी नहीं हुई। एक अनाम शिकायत, एनोनिमस शिकायत आती है, उस शिकायत पर तुरंत एक
जिला प्रशासन एक कमेटी बना देता है डीओ के अगुवाई में। वो कमेटी बच्चियों के बयान दर्ज करती है, उसमें बहुत अधिक निकल कर नहीं आता। उसके अगले चरण में पुलिस की ही पड़ताल के कारण 8 बेटियां सामने आई मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए। तुरंत जो आरोपी व्यक्ति है उसके विरुद्ध पुलिस का काम शुरू होता है, वो फरार होता है, उसको पकड़ के हम सलाखों के पीछे ले जाते हैं। एक बात रूपा जी की जानकारी में, जो मेरे पास जानकारी है, मैं पुलिस अथॉरिटीज से हुई बातचीत के आधार पर दे रहा हूं, आपके पास मीडिया रिपोर्ट्स हो सकती हैं। उस व्यक्ति पर जो पोक्सो एक्ट है वो ऑलरेडी लगाया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा है, क्योंकि वहां बच्चियों का मामला है तो वो तो स्वतः लगना ही है, उसको लगने से वहां रोकने वाला कोई था नहीं। और हम तो लगाएंगे भी और सजा भी दिलवाएंगे, कि मैं पहले कह चुका हूं। मैं स्पष्ट करता हूं वेद प्रकाश जी, कोई कारण नहीं है कि हरियाणा की किसी बेटी पर कोई शैतान गलत निगाह डाले, हम उसका बचाव करें जी। हम किसी भी ऐसे शैतान के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवीय मामला है। लेकिन राजनीति का विषय तो रहना चाहिए वीरेंद्र जी, बेटियों की सुरक्षा राजनीति का विषय रहना चाहिए। बेटियों सुनिए ना, सुनिए, राजनीति जब किसी विषय पर दलगत राजनीति होती है तो कभी कभी गंभीरता मामले की वो कहीं और चली जाती है, गंभीरता नहीं रहती। मैं ये कह रहा हूं ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत संगीन मामला है। बेटियों के साथ अभद्रता करने वाले कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। मैं सहमत हूं रूपा जी से भी और वेद जी से भी और आपसे भी कि अगर उस विद्यालय में कुछ लोग थे इस आरोपी व्यक्ति के अलावा जिनको इस मामले का पता था, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो उनसे भी हिसाब लिया जाना चाहिए। वो लिया जाएगा, किसी को बख्शेंगे नहीं, जिम्मेदारी तय करेंगे। एक सवाल मैं अपनी तरफ से वीरेंद्र जी आपसे करना चाहती हूं। साफ करने दीजिए पहले। जी ठीक है, ठीक है, आप करिएगा जी। स्पष्ट कर रहा हूं, अब तक रिकॉर्ड पर जिस बच्ची की आत्महत्या की बात सबसे पहले आई, उस बच्ची के परिवारजनों के साथ पुलिस ने और जो इस मामले से जुड़े हुए जो लोग हैं, जांच की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, उस बच्ची के जो परिजन हैं उनसे बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखित में ये कहा कि इस तरह की छेड़छाड़ या अभद्रता से उसकी मृत्यु का कोई संबंध नहीं है, लिखित में है। जब इस तरह लिख के कोई देता है तो पुलिस की सीमाएं बंध जाती हैं, काम कठिन हो जाता है। हम ये भी मान लें कि गलत लिख कर दिया है तो काम जटिल हो जाता है, लेकिन पुलिस ने अपना काम बंद नहीं किया, जांच आगे जारी है। 2 बच्चियों का और आपने जिक्र किया, इन दोनों बच्चियों के परिवारों ने पुलिस अधिकारियों के सामने आकर लिखित में जो कहा है वो मैं आपके माध्यम से सबके साथ साझा कर रहा हूं जी। एक बच्ची इनमें से जो जिनका 2 का आप सुबह ने जिक्र किया है, इसको डेंगू हुआ और डेंगू से इसका प्लेटलेट काउंट घट गया और ये कोलैप्स कर गई, इसका निधन हुआ। एक दूसरी बच्ची है, उसके विषय में भी उसके परिजनों ने जो रिकॉर्ड पर आकर लिखित में दिया है, वो ये कहा है कि वो बच्ची बचपन से अस्वस्थ रहती थी और कमजोर थी, और वो भी इस मामले पर संदेह भी नहीं जता रहे कि इस प्रकरण से उनका उसके निधन का कोई संबंध हो सकता है। लेकिन फिर खैर, अब भी जब तक इस मामले की पूरी पड़ताल नहीं हो जाती, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है, उस लिखित उनके बयान के बावजूद भी, कि इससे संगीन अपराध वहां नहीं हुआ होगा। इसीलिए एडीजीपी ने एक आईपीएस महिला अधिकारी को अब एसआईटी का मुखिया बना दिया है। पहले डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक की अधिकारी और महिला और अधिकारी उसमें शामिल थी, वो इसकी जांच कर रही थी। ठीक है, बेटियों का मामला है जी, हमको उनकी आइडेंटिटी भी सुरक्षित रखनी है, उनको मानसिक रूप से वो न टूटे और सामने आए, ये भी सुनिश्चित करना है। मैं ये मानता हूं कि जो भी लोग इस मामले की सच्चाई में जाने के इच्छुक हैं ईमानदारी से, वो चाहे किसान संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, वे हल्की बातें करने के बजाय तथ्यों पर जाएं और पुलिस का सहयोग करें जांच की प्रक्रिया में। अगर पुलिस ने कहीं किसी के दिए हुए एविडेंस को इग्नोर किया हो, किसी की दी हुई शिकायत को नजरअंदाज किया हो, पुलिस से कहीं चूक हुई हो या कल को भी हो जाए,
ठीक है। मैं वेद जी को कह रहा हूं, वेद जी स्वयं निगरानी रखें, मैं और वेद जी दोनों लड़ जाएंगे पुलिस के खिलाफ। ठीक है, ठीक है। हरियाणा की बेटियों के साथ गलत नहीं होने देंगे, मैं सुनिश्चित वीरेंद्र जी, मेरा सवाल कि अगर शिकायत पेटी रखी जाती थी तो उसकी कितनी समय समय पर जो है जांच होती थी? क्या इन 6 सालों में उस प्रिंसिपल ने अपने कमरे में इस तरह का शीशा, काला शीशा लगा रखा है, इसकी जांच ही नहीं हो सकी? मेरा ये सवाल, जो शिकायत पेटी रखी गई थी उसकी समय समय पर जांच हुई? नेहा जी, काले शीशे वाले विषय पर तो मुझे अभी कोई टिप्पणी करनी नहीं है, क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी आया है। मैं सिर्फ ये कहता हूं, पुलिस ने 6 महीने पहले जब नए पुलिस अधीक्षक वहां आए हैं, जो वेद जी ने भी जिस बात को कंफर्म किया, सब विद्यालयों महाविद्यालयों में शिकायत पेटी लगा दी गई। उसमें उसकी चाबी वहां के किसी कर्मचारी अधिकारी के पास नहीं, वो डीएसपी के पास रहती है और उनको समय समय पर खोला जाता रहा होगा। एक भी शिकायत अगर किसी ऐसी पेटी में आई होती तो निश्चित तौर पर उसके आधार पर पहले कार्रवाई इनिशिएट हो गई होती। अब भी एनोनिमस कंप्लेंट की जांच की प्रोसेस आगे बढ़ते हुए कार्रवाई अब तक की हुई है जी। बेटियों के मामले में हमेशा जो है पहचान इसी तरह से रखी जाती है। केवल इतनी सी बात जनरलाइज ना करिए, कि सब जगह ऐसा ही हो रहा है। नहीं, मैंने खुद कई जगह जो है देखा है, रेवाड़ी में भी प्रदर्शन करते हुए बच्चियों को देखा। मैं फिर कहता हूं जी, जहां पर आप समझिए, आप और हम जिस इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, मैंने लंबे समय तक पत्रकारिता की है, जैसे वेद जी कहते हैं, मैं सरकारी तंत्र में काम किया है। शिकायतें फर्जी भी होती हैं, षड्यंत्र भी होते हैं, लेकिन शुरुआत में ही इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए। जांच तो कम से कम होनी चाहिए। कोई प्रोविजन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शिकायतें फर्जी भी होती हैं, लेकिन जांच करके ही तो पता चलेगा कि वो फर्जी है। हम जांच न की हो तो बताइए, पकड़ा ना हो तो बताइए। जी बिल्कुल, कहता हो कि हम उसको बचाएंगे। जांच हो रही है, लेकिन उस जांच पर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। असंतुष्टि जो है वहां पर स्थानीय पंचायतों की तरफ से भी अगर सामने आ रही है, वो संतुष्ट नहीं है जांच से, तो कहीं ना कहीं जो है इस मसले पर बहस जरूर होनी चाहिए कि एक स्कूल जो है जहां पर बच्चियां पढ़ने जाती हैं और 1-2 नहीं 1200 की तादाद में वहां पर स्टूडेंट्स है, तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। विद्रोही जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो आरोपी प्रिंसिपल है, इस पर पहले की नियुक्तियों के दौरान भी इसी तरह के कुछ आरोप हैं। हालांकि इसकी कितनी सत्यता है, ये सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन क्या ऐसे आरोपी प्रिंसिपल को और भी फर्दर जो है अपॉइंटमेंट्स मिलनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम अपनी जो गर्ल स्टूडेंट है उनकी सेफ्टी को इतने बड़े स्टेक पर रख सकते हैं? और इसी मामले में अगर मैं जींद के उचाना के स्कूल की भी बात समझने की कोशिश करूं, तो जिस महिला शिक्षक पर आरोप लगा उसका तबादला भी कर दिया गया, यानी वो किसी और स्कूल में जाकर हो सकता है कि कुछ इसी तरह के कृत्यों में संलिप्त हो जाए। ये संदेह तो बना ही रहेगा। ये कितना सही है विद्रोही जी? नेहा जी, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले भाई प्रोफेसर वीरेंद्र जी से एक सवाल पूछूंगा। हमारे मित्र भी हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहा इस पर। मैंने प्रारंभ में नहीं, मैं कहती हूँ आप राजनीति करिए, राजनीति का मुद्दा ही गंभीर होना चाहिए। दलगत राजनीति मतलब दलगत राजनीति, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की राजनीति की बात कर रहा हूं मैं। जी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कोई नहीं कर रहा है। दूसरी बात, मैंने प्रारंभ में ही तथाकथित शिकायत कमेटी क्यों की थी, मैंने पहले मुद्दा नहीं उठाया, वो साबित हो गया तथाकथित है। प्रोफेसर साहब ने दावा किया कि जींद के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भाई जांच पेटी में जो भी शिकायत आएगी तुरंत जांच होगी। जांच पेटी किस लिए ना, शिकायत पेटी किस लिए लगाई थी? ताकि जांच हो, ऐसे मामलों पर तुरंत संज्ञान लिया जा सके। प्रोफेसर साहब, 2.5 महीने से अखबारों के अंदर आ रहा है ये घटना। जब अखबारों के अंदर 2.5 महीने से आ रहा है, जिस अखबार के आप लंबे समय तक प्रतिनिधि रहे हैं उसमें आ रहा है, और वो अखबार तो पूरे हरियाणा में एक ही संस्करण जाता है लगभग उसका। फिर क्या जींद के पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत कमेटी पर तो बहुत विश्वास है, पर जो अखबार में आ रहा है कि स्कूल के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो स्वतः संज्ञान लेकर जांच नहीं कर सकते थे? जब वो पत्र गया 31 अगस्त को और वो पत्र वायरल हुआ, अखबारों में छपा, क्या उस पत्र को वो खुद लेकर जांच शुरू नहीं करते थे? वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो ऑफिशियल पत्र मेरे पास आएगा तभी मैं जांच करूंगा। इसका मतलब है प्रशासन अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहता था। हाँ, पत्र आया तो उनको मजबूर होकर जांच करनी पड़ी, इसलिए मैं कह रहा हूं गंभीर नहीं है। दूसरी बात,
सरकार पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस प्रिंसिपल के ऊपर पहले ही लड़कियों के साथ इस तरह के यौन छेड़छाड़ के आरोप हो, चाहे वो सच्चे हैं झूठे हो, ये तो सरकार जाने, पर आरोप थे, ऐसे प्रिंसिपल को ऐसे स्कूल की प्रिंसिपल बनाना जिसमें 1200 लड़कियां पढ़ती हो, ये तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूं कि लड़की जहां ज्यादा लड़कियां पढ़ती हो वहां तो भेजना ही नहीं चाहिए, उनको ऐसी पोस्ट देनी चाहिए जिससे वो लड़कियों का यौन शोषण ना कर सके। ये तो सरकार को सावधानी रखनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को तो चिन्हित ही करना पड़ेगा। जब ऐसी बात आई थी पहले कि वैसे शिक्षकों को हम जब ये प्रारंभ की घटनाएं 6-7 साल पहले जब हमारे रेवाड़ी जिले में हुआ था, तभी भाजपा के राज में हुआ था, तब भी सरकार ने कहा था कि ऐसे जो शिक्षक हैं उनको हम पोस्ट नहीं देंगे। अब पोस्टें भी मिल रही हैं, और जिस महिला को सस्पेंड करना चाहिए था, जो संलिप्त है, जो प्रिंसिपल के साथ मिली हुई है, जिसके ये साबित हो चुका है उनकी टाक से जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है लड़कियों ने कि उनके अवैध संबंध भी थे, ये भी साबित हो चुका है, इसके वीडियो दे दिए गए हैं, उसके बावजूद भी उसका ट्रांसफर करना मात्र उचित नहीं है। उसको तो किसी स्कूल के अंदर भी नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए कि ऐसी महिला तो हर जगह यही काम करेंगे। वीरेंद्र जी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात जी, वो प्रभु साहब आप इसे बेशक राजनीति से समझ लेना, पर मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आपकी सरकार गंभीर होते हुए भी लोगों को गंभीर नहीं दिख रही। उसका कारण है बहुत बड़ा कि जब आपके मंत्री के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा महिला कोच ने, तो जो आपकी सरकार का रवैया रहा है, मुख्यमंत्री का जो रवैया रहा है, वो संवेदनशील रवैया नहीं रहा है, बचाव का रवैया रहा है। उसका संदेश ये जाता है, हर छोटा बड़ा व्यक्ति सोचता है कि जिस तरह बड़े मंत्री का बचाव होगा मेरा भी कोई बचाव कर देगा। तो महिला शोषण के मामले में चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना, पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बात इस मामले में भी निकलकर सामने आई है, लेकिन किसी नेता का नाम सामने नहीं आया है। जी वीरेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन रूपा जी भी लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। विद्रोही जी मैं लास्ट बात कह रहा हूं, अपने आचरण से ऐसा मत दर्शाओ कि हम संरक्षण दे रहे हैं, मैं केवल इतना कह रहा हूं। जी ठीक है, ये जो है ये जवाबदेही सरकार की बनती। रूपा जी, एक शिक्षिका जिस पर आरोप लगा हो और दोबारा उसकी कहीं नियुक्ति कर दी जाए, उसका तबादला बेशक कर दिया गया, एज अ पनिशमेंट तबादला कर दिया गया हो बेशक, लेकिन कितना उचित है, कितना सीरियस है ये बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ? बेटियों की सुरक्षा का यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा। सरकार सिर्फ वादे कर रही है और जांच चल रही है। जो पॉक्सो में 2019 में अमेंडमेंट हुई थी, उसमें अमेंडमेंट का डेथ पेनल्टी के साथ एक और भी अमेंडमेंट आई थी कि जहां पर भी कहीं जांच पड़ताल चल रही है, उन 60 लड़कियों के लिए एक सपोर्ट पर्सन रखा जाए। वीरेंद्र जी बताएंगे हमें कितने सपोर्ट पर्सन रखे हैं उन्होंने उस 60 लड़कियों के लिए जिनकी दिमागी और शारीरिक हालात कम है। और हरियाणा में वैसे ही नेशनल फीमेल सेक्स रेशो भी कम है, नेशनल से भी 940 1000 के पीछे, और वहां पे 800 पता नहीं 61 है कितने। अभी आपको उसका भी जवाब देना है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट के स्टैट्स अगर मैं कोट करूं तो वो क्या कहते हैं कि हर साल जो है 36% ये बढ़ रहे हैं पॉक्सो के क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। मतलब चिल्ड्रन के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, ये नाम और जगहें बदल जाती हैं। प्रिंसिपल कभी होता है बेंगलुरु के गंजूर का, जो 2 क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ इंडिसेंट एक्ट करते हैं, कभी वो हो जाता है गाजियाबाद में 2017 में, कभी वो 2022 में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हो जाता है। सरकार जवाब दे कि क्या कर रही है, कितनी जांच पड़ताल की जरूरत है उनको अभी। वीरेंद्र जी कहते हैं जनरलाइज ना किया जाए, लेकिन अलग अलग जगहों से जब ऐसे मामले आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा और राष्ट्रीय मुद्दा भी ज़रूर ये दिखता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करनी चाहिए सरकारों को कि बेटियों की सुरक्षा में जो खामियां रह जा रही हैं वो क्यों रह जा रही हैं, अधिकारियों की जितनी मुस्तैदी होनी चाहिए। वीरेंद्र जी मैं चाहती हूँ कि कुछ आखिरी के पल रह गए, क्षण रह गए, आप किस तरह से कंक्लूड करना चाहेंगे? देखिए मैं फिर कहूंगा, चीजों को जनरलाइज करना वो लाभप्रद नहीं होता। हरियाणा में रूपा जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये सरकार आई थी उस समय जो सेक्स रेशो था उसकी तुलना में पिछले 9 वर्षों में सिग्निफिकेंट दिखाई देने वाला असरदार प्रभावी वो इंक्रीज हुआ है। इस साल फरवरी में 950 का आंकड़ा भी सेक्स रेशो ने हरियाणा में पार किया। 917
प्रोफेसर साहब 970। नहीं 950 से ऊपर भी गया। फरवरी का आंकड़ा मैं अभी मेरे सामने था। ओवरऑल हरियाणा का 917 है जो सुनिए तो सही। ठीक है वीरेंद्र जी को बात पूरी कर दीजिए जी। हम जहां से चले थे हमने बहुत इंप्रूव किया है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि कोई खामी नहीं है, लेकिन कोई ये कहे कि कुछ नहीं हो रहा है तो खामी उसके दृष्टिकोण में है, हमारे काम में नहीं है। हमारे काम में कहीं कोई खामी कमी नजर आएगी, कोई कहेगा भी, राजनीतिक कारणों से भी पॉइंट आउट करेगा। हम इतनी ईमानदारी से समीक्षा करते हैं चीजों की कि हम खुद को सुधारते हुए व्यवस्था को बेहतर करने में विश्वास रखते हैं। वेद जी ने जो सवाल उठाया कि हम संरक्षण देते हुए दिख रहे हैं किसी अपराधी को, तो फिर से दोहराता हूं, हमने आज तक संदीप सिंह समेत किसी व्यक्ति को आउट ऑफ द वे जाकर संरक्षण नहीं दिया। किसी को सजा भी अगर देनी है वेद जी, कानून के रास्ते से दी जाएगी। आपके कहने से या मेरे कहने से ना कोई निर्दोष हो जाता है, ना कोई दोषी हो जाता है, ना किसी को फांसी पर लटकाया जा सकता है, ना किसी को बरी किया जा सकता है। देयर इज अ प्रोसेस लॉ, उसको फॉलो करके ही किसी को दंडित किया जा सकता है। अगर यूं दंडित किया जाता होता तो हम सारा दिन कहते रहते हैं, और हमारे पास प्रमाण भी हैं कि सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, अब तक उनको हमने सूली पे लटका दिया होता। नहीं लटका सकते ना। देयर इज अ लॉ, देयर इज अ कोड, देयर इज अ प्रोसीजर दैट हैज टू बी फॉलोड। मैं ये कहता हूं हमारे और कांग्रेस और इनके मित्रों के आचरण में बेटियों के मामले में कितना अंतर है। इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहते हुए सुना गया जब इस तरह की वहां घटनाएं हुई कि सुनिए नेहा जी, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, इन्होंने इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह कहते हुए सुना गया रिकॉर्ड पर कि मर्दों का प्रदेश हो जाता है। आजकल ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है वीरेंद्र जी। समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है जी, समय समाप्त हो गया, माफ कीजिएगा, समय समाप्त हो गया, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। समय अब इजाजत नहीं देता है आगे इस चर्चा को जारी रखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी वीरेंद्र जी आपका भी, विद्रोही जी आपका भी, और रूपा जी आपका भी, कि आपने स्ट्रेट टॉक के लिए समय निकाला। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर यूं ही भेजते रहें, और neha@justbroadcasting.com पर भी आपकी ईमेल हमें मिल रहे हैं, और आगे भी आपसे अपेक्षा है कि आप अपने सुझाव यूं ही भेजते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर होगी मुलाकात।